अभी हम जानेंगे ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग जानेंगे और उसका उत्तर को जानने वाले हैं, जो कि क्लास 11 फिजिक्स का है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। निम्न में से कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है ना, कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है, ग्लास, स्टील, स्पंज की रबड़। तो इसमें याद रखना है सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ स्टील को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्टील को, क्योंकि स्टील को विकृत करने में अधिक बल की आवश्यकता होती है और वो आसानी से अपना वास्तविक लंबाई को पा लेता है ना। तो इस कारण से इसका सही उत्तर स्टील होगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट प्लास्टिक मटेरियल। इनमें में से कौन सा अधिक प्लास्टिक पदार्थ है? तो प्लास्टिक कौन सा होता है? जैसे प्लास्टिक को अगर तोड़िएगा, बल आरोपित कीजिएगा तो वो टूट जाता है, वापस अपना वास्तविक लंबाई स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इनमें से कौन सा अधिक प्लास्टिक है? तो इसका सबसे अधिक प्लास्टिक वाला क्या हो जाएगा? प्लास्टिसिन। नाम से ही पता चल रहा है, प्लास्टिसिन। अगला क्वेश्चन क्या आता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज। प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत प्रतिबल एवं विकृति का जो संबंध है वो कैसा होता है? तो एकदम याद रखना है, प्रतिबल जो है, स्ट्रेस मतलब होता है प्रतिबल, ये समानुपाती होता है विकृति के, और इसी को हम लोग कहते थे हुक का नियम। ये किसके अनुसार पता चलता है? हुक के अनुसार। तो प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, यही कहना था हुक का। तो ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, सॉलिड्स व्हिच ब्रेक अबव इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड। वे ठोस जो प्रत्यास्थता सीमा से अधिक पर टूट जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं ब्रिटल, जिसे हिंदी में कहते हैं भंगुर। जैसे कांच भंगुर है, बल लगेगा टूट जाएगा, है ना, भंगुर, ब्रिटल। अगला क्वेश्चन क्या आता है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। प्रतिबल की इकाई है, तो प्रतिबल किसे कहते हैं? तो प्रतिबल कहा जाता है प्रत्यानयन बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो प्रतिबल को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस, इक्वल्स टू होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे इस बॉडी पर हम लोग अगर फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो वापस से ये बॉडी अपना वास्तविक लंबाई को पाना चाहता है, लेना चाहता है। तो जिस फोर्स के कारण वह अपना वास्तविक लंबाई या आकृति को प्राप्त करता है उसे हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। तो कहता है इसका इकाई क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा? तो फोर्स की यूनिट क्या आ जाएगा? फोर्स की यूनिट आ जाता है न्यूटन और एरिया का हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो याद रखना, स्ट्रेस या प्रतिबल का ऐसे यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर से उसी से क्वेश्चन कह दिया कि प्रतिबल की अगर आपको पूछ देता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि इसका डायमेंशंस बताइए, तो अभी हम लोग यूनिट क्या पाए थे? तो स्ट्रेस या फिर प्रतिबल, स्ट्रेस या फिर प्रतिबल का मात्रक क्या पाया था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी से हम लोग डायमेंशंस निकाल सकते हैं, वीमा निकाल सकते हैं। न्यूटन मतलब फोर्स का क्या आ जाता है? m1 l1 t इनवर्स 2, और मीटर मतलब लेंथ का पावर -2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m का पावर 1, l का पावर -1, t का पावर -2। तो ये डायमेंशंस हो जाएगा। देखिए कौन सा सही होगा? m1 l इनवर्स t इनवर्स 2, ये पहला वाला सही है। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। प्रत्यास्थता में हुक के नियम अनुसार यदि प्रतिबल में वृद्धि की जाती है, प्रतिबल में वृद्धि की जाती है, तो प्रतिबल एवं विकृति का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान से समझिए बात को। हुक का नियम क्या कहता है? हुक का नियम कहता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये कहता है ना। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट है E इंटू स्ट्रेन। E इक्वल्स टू हो गया स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और E को कहते हैं हम लोग, यह जो समानुपाती नियम का आया, कांस्टेंट टू प्रोपोर्शनलिटी आया, इसे हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं इसको, प्रत्यास्थता गुणांक E को। तो
क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए, यदि प्रतिबल में वृद्धि की जाती है, प्रतिबल मतलब स्ट्रेस है, अगर स्ट्रेस में वृद्धि की जाएगी तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा, अगर स्ट्रेस बढ़ाइएगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, तो इसका जो रेशियो है वो तो कांस्टेंट रह जाएगा। अगर ये समझिए, एक उदाहरण से समझिए, अगर ये 2 था, ये था 4, तो इनका रेशियो कितना आ रहा था, 1/2 आ रहा था। अगर मान लीजिए इसको हम डबल कर दिए तो इसको हम 4 कर दिए तो ये भी तो उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, ये भी तो समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी हो गया 8। तो अभी भी कितना आ रहा था 1/2 और पहले भी कितना आ रहा था 1/2, तो इसका जो रेशियो है, जो अनुपात है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, चौथा, रिमेन्स कांस्टेंट, अपरिवर्तित रहेगा, है ना। ये हो क्या नियमानुसार ऐसे कहता है। आगे क्वेश्चन में अगर चला जाए, सबस्टांसेज व्हिच कैन बी स्ट्रेच्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड, वैसे पदार्थ जिन्हें अधिक विकृति के लिए खींचा जा सकता है तो वो कहलाते हैं। तो वैसे सबस्टांस, वैसे पदार्थ जिनको अधिक विकृति के लिए, मतलब अधिक से अधिक लंबाई तक आप खींच सकते हैं, तो वैसे सबस्टांस क्या कहलाएंगे, तो वैसे सबस्टांस कहलाते हैं इलास्टोमर्स। नाम से पता चल रहा है ज़्यादा इलास्टिक होना चाहिए, तभी तो अधिक विकृति तक खींचा जा सकता है उन्हें, तो इसका सही उत्तर इलास्टोमर्स। अगला क्वेश्चन कहता है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड, तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन अभी लिखे थे हम लोग, क्या कहलाता है ई, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड, तनन प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात कहलाता है। याद रखना है, तनन प्रतिबल बट्टा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात कहलाता है वाई। वाई मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहलाता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, एकदम रट के रखना है। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस या फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे का क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का रेशियो क्या कहलाएगा, इसको हिंदी में कहा जाता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। तो याद रखना, स्पर्श रेखीय प्रतिबल बट्टा अपरूपण विकृति कहलाता है आपका अपरूपण गुणांक। क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, या फिर इसको कहते हैं दृढ़ता गुणांक। क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक, और अंग्रेजी में कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसको दर्शाते थे ईटा से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो को लेकर के आते रहते हैं, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। स्ट्रेस इज अ डैश क्वांटिटी, प्रतिबल डैश राशि है। तो प्रतिबल को याद रखना है, प्रतिबल है टेंसर। तो टेंसर एक विशेष राशि होता है, टेंसर एक विशेष राशि होता है जो किसी किसी विमा पर उसका वैल्यू बदलते रहता है, दिशा उससे बदलते रहता है, तो उसको कहते हैं हम लोग टेंसर। तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस जो है वो क्या होगा, तो एकदम रट के रखना है, टेंसर होता है। आगे का क्वेश्चन में अगर चला जाए, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। तो आयतन प्रत्यास्थता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, तो आयतन प्रत्यास्थता का व्युत्क्रम कहलाता है संपीड्यता। क्या कहलाता है, संपीड्यता, कॉम्प्रेसिबिलिटी, इसको याद रखना है, संपीड्यता या फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, यूनिट ऑफ स्ट्रेनेज, यूनिट ऑफ स्ट्रेनेज, विकृति की इकाई क्या है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। विकृति, तो विकृति बराबर होता था आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन बट्टा वास्तविक आकार, बट्टा वास्तविक आकार, है ना। तो विकृति बराबर होता है आकार में परिवर्तन बट्टा वास्तविक आकार, या अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो मान लेते हैं कोई लंबाई है, समझिए बात को, ये कोई तार है, इसका वास्तविक लंबाई जो है वो L है, इस पर हम लोग फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण ये खिंच गया, जिसके कारण इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, कितने की,
डेल्टा एल की। तो आकार में परिवर्तन कितना का हुआ, डेल्टा एल, और वास्तविक कितना था, एल था। तो अगर इसका यूनिट देखा जाए तो आकार में परिवर्तन या लंबाई में परिवर्तन, उसको भी तो मीटर से देख रहे हैं, और वास्तविक कितना था, वो भी तो मीटर में था, तो मीटर मीटर कट गया। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई डायमेंशन भी नहीं होता है, एकदम याद रखना है। विकृति, स्ट्रेन, विकृति या फिर स्ट्रेन एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कोई मात्रक नहीं, कोई विमा नहीं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो विकृति की इकाई नो यूनिट, कुछ नहीं होगा। और फिर से डायमेंशंस पूछ रहा है, अगर स्ट्रेन का कभी क्वेश्चन पूछ दे आपको कि विकृति की विमा क्या है, तो आपको किसको टिक करना है, नन ऑफ दिस, या फिर कुछ नहीं होगा। या फिर कभी ऐसा लिख दे m का घात 0, l का घात 0, t का घात 0, मतलब ना तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ना ही लंबाई पर, ना ही समय पर, है ना। कोई मात्रक नहीं, कोई विमा नहीं है, एकदम याद रखना है विकृति के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है पॉइसन्स रेशियो इज एप्लीकेबल टू, पॉइसन का अनुपात लागू होता है। तो पॉइसन्स का रेशियो क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। पॉइसन्स का रेशियो को जनरली सिग्मा से दर्शाते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इन दोनों का रेशियो होता है। लैटरल मतलब हो गया पार्श्वीय विकृति, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब हो गया अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉइसन्स रेशियो। ये भी पूछ सकता है कभी, तो इसलिए बता दिया मैंने। तो पार्श्व विकृति क्या होता है, लैटरल, लैटरल मतलब साइड से। जैसे कोई बॉडी है, उसको अगर हम लोग खींच दें, लंबाई में खींच दें, मान लो ये बॉडी है, इसको अगर हम लोग खींच दें, और अगर ये खींच सकता था तो इसका लंबाई तो बढ़ जाएगा, लेकिन साइड का जो डायमीटर है या फिर एरिया क्रॉस सेक्शन है वो तो पतला हो जाएगा ना। तो साइड में जो चेंज आएगा उसको कहते हैं लैटरल स्ट्रेन, और लेंथ में जो चेंज आता है उसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, मतलब लेंथ से रिलेटेड रहता है। तो ये केवल और केवल किसके लिए लागू होता है, किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइसन्स रेशियो। तो ये केवल सॉलिड के लिए, सॉलिड में ही ना हो सकता है, साइड से, लेंथ से। क्या लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है, लेंथ, साइड, ये सब नहीं होगा, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सॉलिड। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, प्रत्यानयन बल प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रतिबल। क्या कहलाता है, प्रतिबल। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो क्या होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेस के यूनिट पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखे थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसका यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, इसी के इक्वल हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा सही होगा, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। जो पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी नया कुछ वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको वो पता चल जाएगा। चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए सभी को थैंक यू।